अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना रेडियो 96.9 एफएम पर। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक खास कार्यक्रम, हमारे किसान देश की पहचान। आज है 23 दिसंबर और आज हम सब मिलकर मना रहे हैं किसान दिवस। दोस्तों, ये दिन समर्पित है हमारे देश के अन्नदाताओं को, जो अपनी मेहनत और लगन से हमारे लिए भोजन पैदा करते हैं। और साथ ही आज का ये दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती का भी दिन है। चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के लिए अनेक नीतियां बनाई और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए काम किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं किसान दिवस के इतिहास के बारे में और जानते हैं इसके मनाने के पीछे के महत्व के बारे में। किसान दिवस का इतिहास 23 दिसंबर 1902 से जुड़ा हुआ है। इस दिन भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के बड़े समर्थक चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय कृषि में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ये दिन देश भर के किसानों के संघर्षों और उनकी सफलता की कहानियों को समर्पित है। चौधरी चरण सिंह का मानना था कि भारतीय किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए न केवल कृषि ऋण की व्यवस्था की, बल्कि कृषि सुधारों के लिए उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं भी बनाई थी। उनके योगदान को याद करते हुए किसान दिवस को किसानों के हक की आवाज उठाने का दिन माना जाता है। इस दिन का उद्देश्य किसानों के योगदान को सराहना और उनके लिए जागरूकता बढ़ाना है। चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन काल में किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके लिए नई नीतियां लागू करने का काम किया था। उनका कहना था कि देश की असली शक्ति गांव और किसानों में ही है। दोस्तों, ये कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। किसान देश की रीढ़ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की लगभग 70% आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। हमारे किसान न केवल हमें भोजन उपलब्ध कराते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं, हर मौसम हर परिस्थिति में अपने खेतों में काम करते हैं ताकि हमारे घरों में रोटी दाल और सब्जियां पहुंच सके। जब किसान खेत में मेहनत करता है तो उसकी फसल सिर्फ हमारी थालियों तक ही नहीं, बल्कि हमारे दिलों तक भी पहुंचती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसानों का जीवन आसान नहीं है। मौसम की मार, पानी की कमी, तकनीकों की कमी, ये सब चुनौतियां उनके आगे आती है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, मंडियों में सही दाम न मिलना और फसलों के भंडारण की समस्या भी किसानों को परेशान करती है। इसके अलावा आजकल की बदलती जलवायु परिस्थितियां भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल हजारों किसान इस समस्या से खेती छोड़ देते हैं। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का हल भी होता है और किसानों की इन्हीं समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, जो प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी फसलों की सुरक्षा करती है। साथ ही उन्नत तकनीक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो अगर किसान इन तकनीकों का सही उपयोग करें तो वे अपनी उपज और आमदनी दोनों बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कृषि जो हमारे देश की रीढ़ रही है, समय के साथ उसमें न सिर्फ उन्नति हुई है, बल्कि नए तरीके
और तकनीकों का भी इसमें समावेश हुआ है। पहले किसान केवल मौसम और अपनी पारंपरिक ज्ञान पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ चुका है। कृषि क्षेत्र में कई बदलाव आए हैं। पहले जहां खेती पारंपरिक तरीकों से होती थी, अब वहां तकनीकी और विज्ञान ने अपनी जगह बनाई है। आजकल हमारे किसान न केवल पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक का भी वे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, उन्नत बीज और जलवायु के अनुकूल खेती की नई तकनीकें। तो ये सब तरीके मिलकर फसल की पैदावार बढ़ाने और किसानों की आय को दुगना करने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों को अपनी फसलों का मूल्य बेहतर तरीके से प्राप्त हो, इसके लिए ई-नाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। अब किसान अपनी फसल को सीधे बाजार में ऑनलाइन बेच सकते हैं, जिससे कि बिचौलियों की भूमिका कम हो गई है और उन्हें अच्छा मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा किसान अब मोबाइल ऐप्स के जरिए मौसम का पूर्वानुमान देख सकते हैं। इसके लिए कई सरकारी और निजी संगठन किसानों के लिए डिजिटल ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स लेकर आए हैं, जो उन्हें सही समय पर खेती करने और मौसम से जुड़े निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कृषि संबंधी जानकारी की, तो अब इंटरनेट के जरिए किसान कृषि के नए शोध, सरकारी योजनाएं और खेती की नई तकनीकों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटलीकरण ने किसानों के लिए नए अवसर खोले हैं। किसानों को कृषि बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की ऑनलाइन खरीदारी करने की सुविधा मिल रही है। ये प्रक्रिया किसानों के लिए बहुत ही सरल और सस्ती साबित हो रही है। इसके साथ ही डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन और सिंचाई की तकनीकों को भी बेहतर बनाने में किया जा रहा है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम और ड्रोन तकनीक की मदद से किसान अपनी फसलों की देखभाल और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कृषि में डिजिटलीकरण केवल एक तकनीकी बदलाव ही नहीं, बल्कि ये हमारे किसानों के जीवन को एक नया आयाम दे रहा है। इन डिजिटल सुविधाओं का सही उपयोग कर किसान अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आय को भी दुगना कर सकते हैं। और एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव जो आया है, वो है जैविक खेती। तो किसानों का ध्यान अब रासायनिक खादों और कीटनाशकों की बजाय जैविक उपायों पर केंद्रित हो गया है। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होती है, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ रही है। इससे बने उत्पाद सेहतमंद भी होते हैं। जैविक खेती से जुड़ी जानकारी और शिक्षा भी किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे कि उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। अब किसान प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जिससे न केवल भूमि की उर्वरता बनी रहती है, बल्कि वे बाजार में अधिक मूल्य भी प्राप्त कर रहे हैं। ये बदलाव हमारी कृषि प्रणाली को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। कृषि में जैविक खाद से तैयार उत्पादों का इस्तेमाल कर उससे अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। आज के समय में जैविक खाद से तैयार उत्पादों की बाजार में काफी मांग है और देश के सभी किसान, यहाँ तक कि युवा पीढ़ी भी इस ओर ध्यान दे रही है। तो इसी तरह का उदाहरण देखने को मिला है एक युवा किसान का, जो जैविक खेती करते हैं, और वो न केवल एक प्रगतिशील किसान है, बल्कि वो अपने क्षेत्र में युवाओं को खेती के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं सुमित डागर जी। तो सुमित डागर जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। सुमित जी, किसान दिवस के इस मौके पर हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, और साथ ही मुझे ये बताएं कि जो आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो इसका जो विचार है आपके मन में कैसे आया, और साथ में ये भी आप मुझे बताएं कि कौन सी जो नई नई तकनीकें हैं जिन्हें कि आप अपनी जैविक खेती के दौरान अपना रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले तो मैं सभी अपने श्रोताओं को किसान दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सभी को किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसान भारत की नींव है, रीढ़ की हड्डी है। वो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% आबादी जो है वो खेती पर आश्रित है। और हमें खेती को एक बेहतरीन रूप से जीवित रखना होगा, जब हमारी एक ये जो बड़ी बेरोजगारी की समस्या है वो कम हो सकती है, क्योंकि हमारे युवा इससे दूर हट रहे हैं। और हमने जो है प्राकृतिक खेती हम अपने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान 3 जगह ये करते हैं। और हमें हमारी जो खेती थी, मैं अपने दादा के साथ, दादा खेती करते थे, पिता करते थे, और अब मैं कर रहा हूँ। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये खेती होती आ रही है और मैंने उसको जीवित रखना चाहा, क्योंकि हमारे जो युवा है वो खेती को छोड़कर और अलग नौकरियों की तरफ भागते हैं।
उसमें मैंने एक बदलाव लाया और हमने कहा हम अपने खेतों में प्राकृतिक खेती करेंगे। और प्राकृतिक खेती करने के साथ-साथ हमने कहा कि जो भी हमारा उत्पाद होगा उसको हम जो है लोगों के घरों तक पहुँचाएँगे, तो घर-घर शहद पहुँचाने का हमने इसके साथ काम किया है। तकनीकों की बात है तो हमें इसमें ज़्यादा नई तकनीकों का इस्तेमाल ना करके हम पुरानी तकनीकों की तरफ ज़्यादा गए। अब हम अपने पास बैल लेके आए हैं, हमने वो बैल की ट्रेनिंग ली है क्योंकि मुझे बैल चलाना नहीं आता था। और एक और हैरानी की बात है कि मेरे गाँव के आस-पास जितने भी किसान हैं, किसी को बैल की खेती नहीं आती थी, क्योंकि वो बैल हमसे छूट गए। मैंने हरियाणा में किसान के पास बैल की ट्रेनिंग ली, हम 2 बैलों की जोड़ी अपने खेतों में लेके आए हैं। बैलों की बात यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम बैलों से खेती करते हैं, तो उसमें हमारे फायदे ज़्यादा होते हैं, नुकसान कम होते हैं। हमें पेड़ों की काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब पेड़ों को हम नहीं काटेंगे तो प्रदूषण कम होता है, हमें किसी चीज अवशेष को जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। और वो बैल जो हमारे खेत में खाद देता है वो एक अलग रूप से देता है। तो बैल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक उत्पाद है उसमें खेती के लिए, और हम उसकी इस्तेमाल करते हैं। जो खरपतवार होता है खेतों में एक बड़ी समस्या होती है, जिसके लिए केमिकल का इस्तेमाल अपने किसान भाई करते हैं। हमने उस खरपतवार को ही लोगों को देना स्टार्ट किया कि कोई भी पौधा आपके खेत में है उसके बहुत ज्यादा औषधीय फायदे हैं। खरपतवार का मतलब होता है खारे पत्ते वाले औषधीय पौधे। और आप यकीन मानिए हम गेहूं से ज्यादा बथुए से कमाते हैं। जितने का गेहूं हमारा नहीं बिकता, जितने का हम उसमें उगने वाला खरपतवार बथुए को हम बेच लेते हैं। जी मैम। तो आपने कहा कि जो युवा पीढ़ी है वो अब खेती से दूर होती जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वजहें हैं वो हो सकती हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो खेतों की तरफ ना जाकर जो दूसरे और कार्य हैं उनकी ओर बढ़ रही है? उसका एक काफी बड़ा रीजन है। जैसे मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मेरे गांव में है जिनके पास काफी जमीन थी, और वो अपनी जमीन को छोड़ के वो एक 15,000 रुपए की नौकरी करने बहुत दूर जाता था। तो मैंने उससे यही कहा कि आप खेती क्यों नहीं करना चाहते? तो हमने खेती को एक घाटे का सौदा बना दिया गया। उसको कह दिया गया कि जो खेती करेगा वो सबसे गरीब है, वो सबसे अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता है, वो खेती करेगा। अगर घर में 3 लोग हैं और जिसने पढ़ाई लिखाई कम की है, जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको कह दिया गया कि आप खेती करोगे। तो युवाओं को क्या लगा कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है, लेकिन वो घाटे का सौदा कभी था ही नहीं। अब इनकॉर्पोरेट ने उसको घाटे का सौदा बना दिया और युवा को एक बंधुआ मजदूर बना के छोड़ दिया है वो कॉर्पोरेट के अंदर। जिनके पास खुद की जमीन है वो तो कम से कम अपनी खेती कर सकता है, अपने खेतों में अन्न उगा सकता है। अन्न उगाने वाला ही भूखा क्यों रहेगा? एक बुनकर जो कपड़े सिल रहा है वही उसकी सिल पे कपड़े क्यों नहीं होंगे? किसान तो आपको 3 समय का खाना दे रहा है, वही गरीब क्यों होगा? हमेशा जब ये किसान की धारणा बनाई गई तो यही बनाई गई कि आप किताबों में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, किसान एक गरीब है और उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है और उसने लोन ले रखा है बहुत सारा, और वो लोन नहीं उतार पा रहा है इसलिए वो सुसाइड कर रहा है। किसान अमीर क्यों नहीं हो सकता? सुमित जी, आप मुझे ये बताओ कि जैसे हमने देखा है कि कृषि में जो है नई-नई तकनीकों का विकास हुआ है। अब जो खेतों में नई तरीके के जो औज़ार हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है जिनसे कि खेती की जा रही है। तो खेती में जो ये नई तकनीकें आई हैं तो क्या लगता है कि इसकी वजह से खेती में एक सुधार देखने को मिला है और किसानों को इससे फ़ायदा हो रहा है? नई तकनीकों का हम हमेशा स्वागत करते हैं और मैं विज्ञान का बहुत ज्यादा प्रशंसा करने वाला हूँ। इसमें ये ना सोचे कि मैं बैलों की बात कर रहा हूँ तो मैं विज्ञान नहीं चाह रहा हूँ। नई तकनीक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नई तकनीकों ने हमें दिया क्या है, किसान को दिया क्या है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। जब से हमने नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, पूरा उत्तर भारत पोल्यूटेड होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आग ज्यादा लगानी खेतों में शुरू हो गई है। हर चीज कटने लग गई है तो वहाँ पे आग लगानी शुरू हो गई है। पहले वही काम हाथों से होता था, एक वो रोजगार खत्म हो गया, वो एक बेरोजगारी अलग से बढ़ी है। और जो नई तकनीक है मैं मानता हूँ नई तकनीक आनी चाहिए कि फसल को किस तरीके से अच्छा उगाना है, कौन सी फसलों को उगाना है, कौन से बीजों पे काम करना है और मिट्टी को किस तरीके से स्वस्थ रखना है। इन नई तकनीकों पे हमें काम करना चाहिए, ना कि मशीनीकरण की तरफ ज्यादा झुकाव रखना। बिल्कुल सही कहा कि मिट्टी की जो सुरक्षा है हमें देखनी है, क्योंकि रसायनों के प्रयोग से जो है मिट्टी की उर्वरता जो है वो कम हो जाती है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ताज़ी और शुद्ध सब्जी मिलना जो है बेहद ही मुश्किल है। पर जो जैविक खेती है उसके ज़रिए हम लोग जो है एक अच्छी उपज हम ले सकते हैं अपने खेतों से। तो सुमित जी, आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि आपने जो बैल चलाने की ट्रेनिंग ली है, तो इसमें क्या आपने किसी और तरीके की भी ट्रेनिंग ली है? और जो आपने ट्रेनिंग ली है, कितने दिनों के अंतर्गत आप जो एक कह सकते हैं कि प्रशिक्षित एक युवा किसान बन पाए? मैम प्रशिक्षित, बिल्कुल प्रशिक्षित तो हम कभी नहीं हो पाते। हम हमेशा सीखते हैं अपने आसपास से, अपने किसान भाइयों से या कहीं से भी। अपने ट्रेनिंग संस्थानों से हम सीखते रहते हैं। हमने केवी के उज्जवा से प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली जो करीब 10 से 12 दिन की थी। हमने पूसा से अलग अलग ट्रेनिंग ली है जो करीब 1-1 महीने की चली है। हमने एनसीओएनएफ गाजियाबाद से ट्रेनिंग ली है। और ये ट्रेनिंग हमें फायदा देती है कि हमें प्राकृतिक खेती में और काम कैसे करना है। किसान भाइयों के पास हम जाते हैं, जो भी अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा होता है वहां जाके हम सीखते हैं उनसे, वो हमें सिखाते हैं। तो इस तरीके से हम सीख साख के अपना काम करते हैं
और जब आप मिट्टी के साथ अपना समय बिताना शुरू करते हैं, वहीं पे अपने खेतों में समय बिताते हैं, मिट्टी में लगे रहते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और अपना काम करने लग जाते हैं। आपको एक अनाज उगाना है, आप कुछ भी पैदा करना है, आपके पास मिट्टी है, आपके पास कोई भी बीज है, आपको अब उसको तैयार करना है। तो एक बेहतरीन कार्य है जो किसान करता है। तो देखिए हमारे जो देश के किसान हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं तभी एक अच्छी फसल का उत्पादन कर पाते हैं। पर सुमित डागर जी, कभी कभार कुछ समस्या ऐसी भी हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारे किसान भाई हैं जो परेशान हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि कृषि क्षेत्र में किस तरीके की समस्या है जिसका कि सामना हमारे किसान भाइयों को करना पड़ता है, और क्या ऐसे हम जो है बदलाव अपनी कृषि में लेकर आ सकते हैं जिससे कि जो हमारे किसान हैं उनको भी फायदा हो और जो हमारी फसलें हैं उनमें भी एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सके? मैम, उत्पादन में तो शायद आजकल हम हर चीज में थोड़ा प्लस में ही चलते हैं। हमारे किसान बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। जैसे अपनी ये उत्तर भारत की बात करी जाए, अपने हरियाणा पंजाब की, तो गेहूं की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, धान की पैदावार काफी होती है, यूपी में गन्ना काफी पैदा किया जाता है। लेकिन फिर भी किसान का उत्थान नहीं हो रहा है, किसान का विकास नहीं हो रहा। तो उसमें समस्या यही है कि अपने किसान जो है वो मिश्रित खेती करें, वो सब्जियों की खेती करें, वहाँ पे अलग अलग फसलें उगाएं, वो केवल एक फसल पे ही केंद्रित ना रहें कि सब किसान गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं ही लगा रहे हैं, सब किसान चावल लगा रहे हैं तो चावल ही लगा रहे हैं। वो मिश्रित खेती की तरफ जाए तो ज्यादा बेहतरीन रहता है उसके लिए। मिश्रित खेती करेंगे फिर उसको बेचना आना चाहिए, किसान को बोलना आना चाहिए, किसान को अपना तराजू उठाना आना चाहिए कि वो कैसे अपने सामान को खुद बेचेगा। वो क्यों किसी और पे आश्रित होता है कि कोई मेरा सामान बाहर वाला कोई बेचेगा, और कोई वाला बेचेगा तो वो फिर अपने हिसाब से बेचता है। किसान को अपने खेत के बाहर ही एक रेडी लगा के और अपने सामान को बेचना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरीके से मैंने इसको तैयार किया और ये क्या आपको पोषण देगा। अपने किसान से जुड़िए, अपनी बेहतरीन सभ्यता के साथ जुड़िए, बहुत जरूरी है। तो सुमित डागर जी, जैसे कि आपने बताया कि आप जैविक खेती करते हैं, तो क्या फ़ायदा आपको लगता है कि जैविक खेती करने की वजह से आपको किस तरीके का फ़ायदा जो है मिल रहा है? अगर हम बात करें आपके जो बने उत्पाद हैं, जो जैविक खेती के जरिए आपने जो उत्पाद तैयार किए हैं या करते हैं, बाजार में उनका क्या आपको उचित मूल्य मिलता है? बिल्कुल मैम, अपने हर उत्पाद का मूल्य जो अपने घर पे बैठ के आराम से डिसाइड करते हैं। उसमें अपनी मेहनताना जोड़ते हैं, अपने खेत की लेबर जोड़ते हैं, अपनी पानी का खर्चा, अपने खेतों का खर्चा, हर खर्चा जोड़ के अपने घर पे डिसाइड करके हम लोगों को रेट बताते हैं और वो खुशी खुशी हमें वो रेट देते हैं, बिल्कुल खुशी खुशी। कोई भी हमसे कभी कोई बार्गेनिंग नहीं करता है, कुछ नहीं कहता है। कि लोगों को हमेशा बेहतरीन चीज चाहिए जो उनको खाने में अच्छा लगे, मजा आए खाने में, तो वो जबरदस्त उनको लगता है। जैविक खाद से जो बने उत्पाद होते हैं उनकी तो मांग वैसे भी बाजार में बहुत होती है। वो थोड़े से महंगे होते हैं पर हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो सुमित डागर जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं या खास करके अगर हम बात करें हमारे युवा किसान भाई, तो उनको आप जो है इस खास मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि कृषि में भी है अपार संभावनाएं और इसके लिए वो उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? मेरा अपने सभी किसान भाइयों से, अपने युवाओं से आग्रह है कि वो अपनी कृषि को अपनाएं। आप देखिए चारों तरफ ये आईआईटी वाले, आईएम वाले, जितने भी बाहरी लोग हैं ये आपकी कृषि की तरफ आ रहे हैं, वो हथिया लेंगे उसको। आपको अपनी खेती करनी होगी जो हमारे पूर्वज करते थे और उसी तरीके से करनी होगी जो हमारे पूर्वज करते थे। खेती हमारी माँ है, हम अपनी माँ में जहर नहीं डाल सकते, वहाँ पे हमें जहर का इस्तेमाल नहीं करना है। हम अपनी खेती को अपनाइए, वो आपका उत्थान करेगी, वो आपको तरक्की का रास्ता खोल देगी आपके सभी। तो क्यों आप बाहर निकलते हैं, अपनी खेती कीजिए, अपने उत्पाद प्राकृतिक रूप से तैयार कीजिए। उनकी इतनी डिमांड है कि बहुत ज्यादा डिमांड है। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और यहाँ पे खाने की सबसे ज्यादा जरूरत है और लोगों को अच्छा खाना चाहिए। वो जगह जगह ढूंढते हुए घूम रहे हैं। आप उनको बताइए कि हम आपके लिए तैयार करेंगे और आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आप अपने इस भाई पे भरोसा कर सकते हैं, आपको केवल तरक्की का रास्ता खुलेगा उस पर। बिल्कुल सही कहा सुमित जी आपने कि अगर कहते हैं ना कि आपके मन में चाह है तो राह भी मिल जाती है। तो हमारे युवा किसान जो भी खेती से जुड़े कार्य में अभी जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी किसी केंद्र से जाकर प्रशिक्षण ले सकते हैं और उसकी जो उन्नत तकनीकें हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और खेती में एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सुमित डागर जी, आप मेरे साथ जुड़े और आपने बहुत सी जानकारियाँ और रोचक सी बातें मुझसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बिल्कुल दोस्तों, कृषि हमारे देश की प्रमुख अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही है, लेकिन आज के युवा इस क्षेत्र में नई सोच, नवाचार और तकनीकी बदलाव लेकर आ रहे हैं। पहले की तुलना में आज के युवा किसानों का नजरिया काफी बदल चुका है। आज के युवा किसानों ने कृषि को केवल एक व्यवसाय के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक व्यावसायिक और तकनीकी चुनौती के रूप में भी लिया है। वे कृषि में इनोवेशन, रिसर्च और
डिजिटल टूल्स का उपयोग कर फसलों का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी युवाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है। युवा किसान अब कृषि से संबंधित जानकारी और टिप्स आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी फसल की मार्केटिंग भी सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। साथ ही कृषि से जुड़े व्यवसायों में भी युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखी जा सकती है, जैसे कि कृषि उपकरणों में मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उत्पादों का निर्यात। इन व्यवसायों में युवा अपनी मेहनत और कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब युवा अपने खेतों में सोलर पैनल्स और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का भी इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के इस्तेमाल से जो है न केवल बिजली की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है। और सबसे खास बात तो ये है कि युवा किसान अब केवल अपने खेतों तक ही सीमित नहीं रहते, वे कृषि के विभिन्न पहलुओं में स्टार्टअप्स खोलकर अपनी पहचान बना रहे हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म टू टेबल बिजनेस और कृषि से जुड़ी सलाहकार सेवाएं। तो दोस्तों, ये सच है कि कृषि में युवाओं की भूमिका आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। वे अपनी मेहनत, नई सोच, तकनीक और कृषि क्षेत्र को नई दिशा दे रहे हैं। युवा किसानों का योगदान न केवल कृषि को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, किसान सिर्फ हमारी भूख मिटाने वाले ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं के रक्षक भी है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी मेहनत को सराहना भी चाहिए। तो जब भी आप भोजन करें तो ये जरूर सोचें कि ये भोजन कितनी मेहनत से आपकी थाली तक पहुंचता है। तो आज किसान दिवस के इस खास मौके पर हम सभी मिलकर हमारे किसानों को सलाम करें और उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दें। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM